हाँ साथियों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। तो हम रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। तो आज हम ये सीखेंगे कि अगर हम किसी अभिक्रिया को देखें तो हम कैसे इस बात को ऑब्जर्व करें कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। तो उसके लिए 4 हमारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम देख कर ये बताते हैं कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे पहली अवस्था में परिवर्तन, हम एक रासायनिक एक अभिक्रिया ले लेते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई लकड़ी का टुकड़ा है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है। ये मान लो लकड़ी का टुकड़ा आपका हुआ, आपने इसको क्या किया, जला दिया, आग लगा दी, O2 की प्रेजेंस में ये जल रहा है, ठीक है। जलने के बाद ये राख में कन्वर्ट हो जाता है। इतना मैं ये एग्जाम्पल इसलिए कोट कर रहा हूँ कि इसको हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट रियलाइज किया हुआ, देखा होगा, उसके लिए कोई प्रयोगशाला में जाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे नॉर्मली देखते हैं, आप देखते हैं कि जब लकड़ी को आप जला देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है राख में, ठीक है। अब ये बात क्लियर हो गई कि इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। कैसे अवस्था में परिवर्तन हुआ, लकड़ी जब थी ये ठोस, अभी क्या हुआ, राख में कन्वर्ट हो गई। तो कहने का मतलब पाउडर के फॉर्म में आ गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी अवस्था में परिवर्तन आया। अगली चीज हम देख लेते हैं, रंग में परिवर्तन। जब जब राख बनती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है या काले कलर की हो जाती है। तो अगली चीज देखें, थर्ड पॉइंट क्या है, गैस का उत्सर्जन। अब इसमें हम देखें क्या गैस का कोई उत्सर्जन हो रहा है। तो हम ये देखेंगे कि जब भी कोई लकड़ी जलती है तो वहां उससे CO2 डेफिनेटली रिलीज होती ही है। तो 3 पॉइंट हमारे इससे क्लियर हो गए कि अवस्था में परिवर्तन हुआ, रंग में परिवर्तन हुआ और गैस का भी उत्सर्जन हुआ। अभी हम एक पॉइंट और देखेंगे, ताप में परिवर्तन। अगर ताप में भी परिवर्तन हो रहा है इस लकड़ी के जलने से तो हम ये कह देंगे कि लकड़ी का जो जलना है ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो आपने ये चीज रियलाइज की होगी, जब कभी भी आप किसी लकड़ी को जलाते हैं तो वहाँ सराउंडिंग में टेम्परेचर, उसके आसपास जहाँ पे लकड़ी जल रही होती है, तापमान ऑलरेडी बढ़ जाता है, अपने आप खुद से बढ़ जाता है ताप। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जब आप एक लकड़ी को जलाते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। फिर आपने देखा कि उसकी जो प्रोडक्ट आया, उत्पाद आया, उत्पाद क्या था आपका, राख था, क्योंकि आपने ये जलाया था, इसके ये क्रिया किया और ये क्या हुआ, राख बनी। तो जो राख थी उसके कलर में भी या रंग में भी परिवर्तन हुआ। अभी स्टेप क्या था, गैस का उत्सर्जन। तो आपने ये चीज आप ऑब्जर्व किए होंगे कि जब भी लकड़ी जलती है वहां से CO2 गैस रिलीज होती है। तीसरा भी पॉइंट आपका वेरीफाई हो गया कि इस अभिक्रिया से गैस भी निकली। चौथा पॉइंट आपने देखा, ताप में परिवर्तन। अब आपको ये चीज आपने ऑब्जर्व किया हुआ होगा कि जब भी आप लकड़ी को जलाते हैं तो उसके आसपास टेम्परेचर या तापमान बढ़ जाता है। तो हमने ये पाया कि जब हम लकड़ी जला रहे हैं तो जितने जो हमको पैरामीटर दिए गए थे, बिंदु दिए गए थे कि अगर इन चारों बिंदुओं को पालन करें तो उसको हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया। तो हमने लकड़ी को जला के ऑब्जर्व किया, परीक्षण किया, तो हम पा रहे हैं कि चारों बिंदुओं को हमारे फॉलो कर रहा है। तो हम इसको लकड़ी के जलने को कहेंगे ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगली बात, अब ये है रासायनिक समीकरण। इसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। ये आपके सामने मैंने एक रासायनिक समीकरण लिख दिया। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जानने वाली चीज ये होती है कि कौन सा अभिकारक है और कौन सा उत्पाद है। तो अभिकारक के लिए हम ये जानेंगे और उत्पाद हमारा ये हो गया। अभी हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन हम ऐसे करेंगे कि जो अभिक्रिया में जो वो पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। या दोबारा से हम अपनी बात को रिपीट करें, परिभाषित करने के लिए हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो आप 2 शब्दों में लिखेंगे, वो पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है वो अभिकारक कहलाते हैं। तो देखो बेटा,
अब देखो यहाँ पे Mg था, मैग्नीशियम था, यहाँ पे ऑक्सीजन थी, और ये दोनों आपस में ज्वाइंट होकर तीसरा कोई नया प्रोडक्ट बनाए हैं। तो कहने का मतलब ये और ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों जुड़ रहे हैं। वही हमने परिभाषा में बताया कि जो क्या करें, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया स्टार्ट हुई है उसमें यही दोनों पार्टिसिपेट करके भाग लेके क्या कर रहे हैं, तीसरा प्रोडक्ट कोई बना रहे हैं। और जो नया प्रोडक्ट बनता है, जो नया पदार्थ हमको मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद। एक बार हम इसको दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, हम लिख भी देते हैं, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे एक चीज और जान लें कि रासायनिक अभिक्रिया और एक होती है भौतिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया में अंतर क्या है, हम इसको समझना चाहेंगे थोड़ा सा। रासायनिक अभिक्रिया में जैसे अब क्या होता है कि अगर आपने एक स्टेट से किसी चीज पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज कर दी, जैसे अभी मैंने पुराना एग्जांपल लिया था लकड़ी का जलना, ठीक है। जैसे हमने आपको समझाया था कि लकड़ी का जो जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगर लकड़ी जल के राख में कन्वर्ट हो गई तो ये क्या होगा, दोबारा से आप इस राख को लकड़ी में नहीं बदल सकते हो। लेकिन अगर भौतिक क्रिया होगी तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी पुनः उस अवस्था में ला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बर्फ ले लेते हैं। पहले हम चाहते हैं बर्फ को गर्म कर दें। बर्फ को जब हम गर्म कर देंगे तो वो पानी में बदल जाएगा, और जब फिर ठंडा कर देंगे तो बर्फ में बदल जाएगा। तो कहने का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अगर आपका अभिकारक उत्पाद में चेंज परिवर्तित हो गया तो पुनः आप उसको परिवर्तित करके अभिकारक में नहीं ला पाएंगे। जबकि भौतिक अभिक्रिया में ऐसा होता है कि आप अभिकारक को अगर उत्पाद में बदले रहे हैं तो फिर आप उत्पाद को अभिकारक में बदल सकते हैं कुछ टर्म कंडीशन अप्लाई करके। जैसे यहाँ पे अगर पानी को आपको बर्फ में बदलना है तो आपको टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा बेटा। और अगर बर्फ को पानी में कन्वर्ट करना है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या तापमान बढ़ाना पड़ेगा। अभी कुछ चीजें हम और समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक रासायनिक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होती है और एक असंतुलित। अब ये बात आई कि संतुलित अभिक्रिया क्या है, संतुलित अभिक्रिया क्या है और असंतुलित क्या है। तो हम पहले सीख लेते हैं कि असंतुलित अभिक्रिया क्या है। देखिए मान लो हम इसी एग्जाम्पल को दोबारा से लिख देते हैं, Mg + O2 = MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी देखें अगर यहाँ पे तो मैग्नीशियम का एक परमाणु है, यहाँ पे देखें 2 परमाणु है, और यहाँ पे मैग्नीशियम का देखें तो 1 है और ऑक्सीजन का भी 1 है। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 परमाणु, मतलब अभिकारक में 2 परमाणु है लेकिन उत्पाद में 1 ही परमाणु है। और हमने ये पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, पिछली क्लास में पढ़ा था कि द्रव्यमान जो होता है हमारा संरक्षित रहता है। जितना द्रव्यमान अभिकारक में रहेगा उतना ही उत्पाद में रहेगा। लेकिन हम यहाँ पे पा रहे हैं इधर तो परमाणुओं की संख्या 2 है और इधर 1 है। इसको हम क्या कहेंगे, असंतुलित अभिक्रिया, जिसमें द्रव्यमान ऐसा समीकरण रासायनिक अभिक्रिया का ऐसा कोई समीकरण जो आपने लिखा है जिसमें क्या हो, द्रव्यमान समान ना हो, या हम ऐसे कह सकते हैं कि परमाणुओं की संख्या समान ना हो, तो उसको हम कहेंगे असंतुलित रिएक्शन या अभिक्रिया। अब हम एक चीज ये सीखते हैं कि हम कैसे, अगर हमको कोई समीकरण दे दिया जाए
और उसको ये बोले कि आप इसको संतुलित करो, तो हम कैसे संतुलित करेंगे? संतुलित करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमारे सामने एक रिएक्शन लिखी है, अभिक्रिया लिखी है, ठीक है। ये देखिए आपका ये लेफ्ट साइड का अभिकारक हुआ और इधर के जो लिखा है ये उत्पाद हो गया। अब अगली चीज क्या हुई कि हम देखते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। उसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे F लिखा, इधर लिखा अभिकारक, साथ में मैं लिख रहा हूँ, इधर लिख दिया उत्पाद, ठीक। इसमें कितने परमाणु हैं? अगर हम इसमें देखें तो F में एक परमाणु हुआ, इधर कितने हैं? 3 हैं। अब वैसे ही बात आई हाइड्रोजन की, H की, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अभिकारक में 2 परमाणु है और इधर कितने हैं? इधर भी 2 हैं उत्पाद के साइड पे। उसके बाद ऑक्सीजन का देखते हैं, अभिकारक में 1 ही है और उत्पाद में हम देखें तो 4 है। अब पहले तो हम ये देखें कि ये बैलेंस है या नहीं बैलेंस है, मतलब ये संतुलित अभिक्रिया है कि असंतुलित अभिक्रिया है। अब हम बेटा देखें तो अभिकारक में 1 परमाणु था लेकिन उत्पाद में हम देख रहे हैं 3। तो हम पहले स्टेप की ये बात तो क्लियर हो गई, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है वो असंतुलित है। क्यों बेटा? इसलिए कि इधर परमाणुओं की संख्या अभिकारक में 1 थी और यहाँ पे परमाणुओं की संख्या 3 हो गई। और पिछली कक्षाओं में पढ़े थे और मैंने अभी आपको बताया था बेटा कि जितने परमाणु, किसी भी तत्व के जितने परमाणु अभिकारक में होने चाहिए उतने ही परमाणु आपके उत्पाद में होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अभिकारक 1 है और इधर 3 है। अब हमारे लिए समस्या है कि हम इसको बैलेंस कैसे करें। तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखो बेटा अगर इधर उत्पाद में 3 है तो क्या हम अभिकारक में 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगली चीज हमने ये देखा कि ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन में 2 अभिकारक साइड में भी है और उत्पाद में भी है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन की बात आई, ऑक्सीजन हमने देखा तो अभिकारक में 1 है और इधर उत्पाद में 4 है। तो हम क्या करेंगे, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं Fe3 प्लस H2O। अभी यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 4। कितने परमाणु हैं? 4। तो उसको हमें बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे अभिकारक साइड में आप देखिए तो केवल 1 है। तो अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 4। अब अगर इधर 4 हो गया तो इधर भी 4 है। अब देखो हमारे ये भी में 3 परमाणु आयरन के हो गए, इधर भी 3 परमाणु आयरन के हैं। ऑक्सीजन के 4 परमाणु यहाँ पे हो गए, 4 यहाँ है, बात हाइड्रोजन की फंसी। देखो इधर हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा? 4, ये 4 और 2, 4 का मल्टीप्लाई आप कर देंगे, 8 परमाणु इधर हैं, लेकिन इधर कितने हैं? केवल 2 हैं। तो अगर हम इधर 4 यहाँ पे लिख दें तो इधर भी हो जाएगा 8। अब देखिए 3 परमाणु आयरन के, 8 परमाणु हाइड्रोजन के, 4 हो गए यहाँ पे ऑक्सीजन के। सेम इधर 3 परमाणु आयरन के, 4 ऑक्सीजन के और 8 हाइड्रोजन के। तो अब ये हमारा जो समीकरण था, इस समीकरण को कहेंगे संतुलित समीकरण। क्यों संतुलित समीकरण कहेंगे? क्योंकि इसमें क्या है, अभिकारक और उत्पाद दोनों साइड में क्या है, परमाणुओं की संख्या जो है वो समान है। और अब हम
अगली कक्षा में जो भी रासायनिक गतिविधियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना पर्याप्त है। आप इसको रिवाइज करिएगा, नोट्स अपना कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिर नए एनर्जी और नए जोश के साथ आपको मिलेंगे। धन्यवाद।